सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द पेरेंट जनरेशन, जिसमें से हमने किसको डिस्कस किया? सबसे पहले पेनिसिलिन जी को डिस्कस किया, राइट? तो अभी पेनिसिलिन जी का पूरा डिस्कशन होने के बाद में हमें कुछ इसमें से की पॉइंटर्स जो है वो एक बार फिर से हमें क्या करने हैं, याद करने हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि इसके आगे के डेरिवेटिव्स क्यों बनाए गए थे। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी को अगर आप दिमाग में लाते हो तो सबसे पहले कौन से की पॉइंटर्स आपके सामने आते हैं? इट इज नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी गुड। हाँ, तो एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट इज नैरो स्पेक्ट्रम। और स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव में हमने देखा था कि इट इज वेरी अनस्टेबल, राइट? थर्मोलेबाइल तो है ही, एसिड लेबाइल भी है, गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय होता है, तो इसको सिर्फ हम कौन से रूट से दे सकते हैं? पैरेंटरल रूट से दे सकते हैं। तो ये पेशेंट फ्रेंडली नहीं हुआ, क्योंकि अगर पेशेंट को क्लिनिकली यूज करना है तो आप कभी पैरेंटरल प्रेफर करते हो क्या? नहीं ना। आप अगर कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर ने आपको बोला कि इंजेक्शन लो, तो ऐसा लगता है कोई सीरियस दवाई है, इंजेक्शन मतलब साउंड समथिंग सीरियस, तो इट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, ओके, पेशेंट फ्रेंडली नहीं रहता है। तो बेटर क्या रहता है कि अगर ओरली सेम अगर मेडिकेशन ले सकते तो कभी भी ज्यादा बेटर होता है, राइट? तो सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम जो टैकल करने की कोशिश की गई थी वो ये थी कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसा मॉडिफाई किया जाए कि आपको एसिड स्टेबल वाला स्ट्रक्चर मिले, राइट? So the first attempt at structural modification was done to develop the acid resistance, कि मतलब वो ड्रग आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, मतलब ओरल वाले रूट से दे सकते हो। तो उसका रिजल्ट था डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन वी। ये जो पेनिसिलिन वी जो बनाया गया, ठीक है, वो उस वाले पर्पस से बनाया गया था, राइट? तो अभी हम पेनिसिलिन वी का स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द नेम ऑफ पेनिसिलिन वी। इट इज कॉल्ड एज, very good, it is called as phenoxymethyl penicillin, right? So we will see the structure. अभी बेसिक जो स्केलेटन है वो बनाइए पहले पेनिसिलिन का। बीटा लैक्टम विद द कौन सी रिंग होती है उसके साथ में? थायाजोलिडिन रिंग, ओके, उसको ड्रॉ कीजिए। राइट, डन। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में बाकी जैसे हमने देखा था कि अगेन आई विल डू द नंबरिंग। सल्फर से नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। टू पोजीशन पे क्या होता है? देयर आर टू मिथाइल ग्रुप्स। थ्री पोजीशन पे देयर इज अ COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देन सिक्स पोजीशन पे जो है हमारा साइड चेन होता है, कौन सा? अमाइड वाला, NH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसको आगे का क्या अटैचमेंट रहेगा वो डिफर करता है पेनिसिलिन टू पेनिसिलिन। अभी हमारा जो पेनिसिलिन वी है उसमें क्या बताया है नाम में? फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन। तो इसी में उन्होंने नाम में ही साइड चेन क्या है वो बताया हुआ है, फिनॉक्सी मिथिल, राइट? फिनॉक्सी का मतलब क्या रहेगा? फिनिल रिंग अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, ओके, और उसके साथ में मिथिल मतलब एक और एक कार्बन उसके साथ में अटैच रहेगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दैट पर्टिकुलर अटैचमेंट। तो सपोज ये हो गया मिथिल वाला पार्ट, ये हो गया ऑक्सीजन, और इसी को कौन अटैच है? फिनिल वाला रिंग जो है वो अटैच है। ओके, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, इतना फिनिल रिंग विथ ऑक्सीजन, दैट पार्ट इज फिनॉक्सी, और उसके साथ में ये जो एक और एडिशनल यहाँ पे कार्बन है दैट इज मिथिल, राइट? इसीलिए उसको क्या बोला है? फिनॉक्सी मिथिल साइड चेन।
ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन वी, राइट। पेनिसिलिन वी जो है, अभी इसे आप नेचुरल पेनिसिलिन बोलोगे क्या? इट इज नॉट नेचुरल पेनिसिलिन, इसको आप क्या बोलोगे? सेमी सिंथेटिक। नेचुरल वाले को ही, नेचुरल जो था बेंजिल पेनिसिलिन, आपने उसको मॉडिफाई किया तो उसका ये बना सेमी सिंथेटिक वाला डेरिवेटिव। ओके, अभी इसमें ये जो पेनिसिलिन वी है और पेनिसिलिन जी है, दोनों के एक्टिविटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। पेनिसिलिन जी की जो एक्टिविटी है सेम वही पेनिसिलिन वी की एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी स्पेक्ट्रम जो है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, दैट इज आइडेंटिकल टू पेनिसिलिन जी। द ओनली डिफरेंस इज दिस, पेनिसिलिन जी के कंपैरिजन में पेनिसिलिन वी इज एसिड स्टेबल, कंपैरेटिवली थोड़ी इसकी एसिड स्टेबिलिटी ज्यादा है। एसिड स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इसका ओरल एब्सॉर्प्शन क्या रहेगा? बेटर रहेगा पेनिसिलिन जी के कंपैरिजन में। ओके, बेटर मतलब कितना बेटर, वो भी हमें थोड़ा सा ये करना है। पेनिसिलिन जी जो होता है, पेनिसिलिन जी को आप कोई भी रूट से एडमिनिस्टर करो, उसका प्लाज्मा टी हाफ रहता है 30 मिनट्स का। कितना? पेनिसिलिन जी का 30 मिनट्स का प्लाज्मा टी हाफ, मतलब एलिमिनेशन हाफ लाइफ कितना है? 30 मिनट्स का, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हाफ लाइफ इंप्रूव होता है अप्रोक्सीमेटली। पेनिसिलिन वी का जो हाफ लाइफ है प्लाज्मा टी हाफ, दैट इज 30 to 60 मिनट्स। मतलब पर्सपेक्टिव आपको रखना है कि ओरल रूट से एब्सॉर्प्शन थोड़ा बेटर होगा, ओके, लेकिन प्लाज्मा टी हाफ है वो कितना है? मतलब एलिमिनेशन पेनिसिलिन जी का 30 मिनट्स में, लाइक टी हाफ इज 30 मिनट्स, पेनिसिलिन वी का थोड़ा ज्यादा है, 30 to 60 मिनट्स के बीच में रेंज करता है। ओके, ये जो टी हाफ की वैल्यू है ये क्या इंडिकेट करती है? पेनिसिलिन अंडरगो वेरी रैपिड एलिमिनेशन, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट ही अगर टी हाफ है मतलब क्या हो रहा है? बहुत क्विकली उसका एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो बाद में हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे, पेनिसिलिन के कुछ पॉइंट्स है इसके इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, राइट। फाइन, तो ये हो गया पेनिसिलिन वी के बारे में। सो दीज टू ड्रग्स, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, दे रिप्रेजेंट द पेरेंट जनरेशन ऑफ पेनिसिलिन, राइट। इन दोनों को भी पेरेंट जनरेशन इसीलिए बोला है क्योंकि दोनों का जो एक्टिविटी है वो क्या है? सेम है, सिर्फ पेनिसिलिन भी थोड़ा सा ज्यादा एसिड स्टेबल है, बाकी एक्टिविटी इज कंप्लीटली सेम, राइट। सो अभी इसके बाद में फिर क्या हुआ? पेरेंट जनरेशन जो आपने अभी बनाया है, अभी पेनिसिलिन जी के बाद में आपने पेनिसिलिन भी बनाया, लेकिन अभी भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो हमने अभी तक ओवरकम नहीं किए हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है ये जो पेरेंट जनरेशन के, जिसकी वजह से हमने और आगे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करके और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बनाए? तो 4 मेन लिमिटेशंस जो है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। एक तो जो है इसका एसिड स्टेबिलिटी ना होने की वजह से उसकी ओरल इफिकेसी कैसी है? बहुत ही पुअर है, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मतलब पेशेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो अगर हम इनके लिमिटेशंस एनलिस्ट करते हैं तो फर्स्ट, दे हैव अ वेरी पुअर ओरल इफिकेसी। ओके, उसके बाद में और बताइए, आपको पता है इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? यस, इट इज मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है, राइट, इट इज नैरो स्पेक्ट्रम। और बताइए। एग्जैक्टली, इट इज ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टमेज यानी कि पेनिसिलिनेज, राइट। और एक इसका जो प्रॉब्लम है, अगर आप एडवर्स इफेक्ट्स याद करते हो तो सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का। तो ये जो है ये इसका और एक लिमिटेशन हो गया कि दे आर वेरी प्रोन टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, राइट। तो ये जो 4 है, दीज आर द 4 मेन प्रॉब्लम्स जिसके वजह से हमने क्या किए हैं? पेनिसिलिन के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बनाए हैं।
ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बनाने का, वो मेन किया गया इस प्रॉब्लम के लिए कि पेनिसिलिन्स वेर ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टमेज, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे पेनिसिलिन्स बनाने चाहिए जो कि बीटा लैक्टमेज के एक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंट हो, मतलब दे शुड नॉट बी डिग्रेडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेज, ठीक है। सो दीज पेनिसिलिन्स आर कॉल्ड एज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, राइट। तो उन्होंने क्या किए, पेनिसिलिनेज यानी कि बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स बनाए। तो अभी हमें ये देखना है कि उन्होंने वो बनाए कैसे, राइट। तो अब मुझे थोड़ा सा बताओ, पेनिसिलिन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आप मॉडिफाई कहाँ पे कर सकते हो? आर ग्रुप में ही, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाकी का जो स्ट्रक्चर है कि ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या रहता है, सेम ही रहता है सारे पेनिसिलिन्स का। मेन हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किसका करते हैं, साइड चेन में जो आर ग्रुप है उसके साथ में करते हैं, राइट। तो ये जो साइड चेन है इसको हमने इस तरह से मॉडिफाई किया ताकि क्या हो सके, बीटा लैक्टमेज की इसके ऊपर एक्टिविटी ना हो सके। अभी देखो बीटा लैक्टमेज का मतलब अभी ये वाला जो पार्ट है कि व्हाई दे आर मॉडिफाइंग दिस आर ग्रुप, ओके। इसके पीछे आपको ये समझना है कि बीटा लैक्टमेज कैसे एक्ट करता है। नाम में ही बताया है दैट इट ओपन्स और ब्रेक्स द बीटा लैक्टम रिंग, मतलब उसको बीटा लैक्टमेज को एक्टिविटी करने के लिए इस बीटा लैक्टम रिंग के पास में आना पड़ेगा, तभी जाके वो उसको ब्रेक कर सकता है, राइट। सो टू एक्ट बीटा लैक्टमेज हैज टू अप्रोच नियर द बीटा लैक्टम रिंग, ओके। तो अगर आपने सपोज यहाँ पे थोड़े से ऐसे बड़े बल्कि टाइप के अगर सब्सटीट्यूशंस वहां पे लगाए आर ग्रुप में, तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ऐसा थोड़ा आर ग्रुप बड़ा है तो फिर थोड़ा सा वो क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस so that beta lactamase will not be easily, it won't be able to approach the beta lactam ring। मतलब हमारा मोटो क्या है, इस रिंग को बचाना है, तो आर ग्रुप को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा बल्कि करना है, कुछ सब्सटीट्यूशंस लगा, राइट। सो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में क्या है, उनमें ऐसा साइड चेन होता है जो कि क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द बीटा लैक्टम रिंग फ्रॉम अटैक बाय द स्टफाइलोकोकल पेनिसिलिनेज, ओके। स्पेसिफिकली कौन से वाले बैक्टीरिया के पेनिसिलिन में इसकी बात कर रहे हैं हम, स्टफाइलोकोकल पेनिसिलिनेज की, राइट। स्टफाइलोकोकल को क्यों मेंशन किया है, उसके पीछे रीजन है, जो हमारा पेरेंट जनरेशन है, ओके, इट इज एबल टू इनहिबिट सर्टन बैक्टीरिया, मेनली इट इनहिबिट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। स्टफाइलोकोकस इज ऑल्सो अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट स्टफाइलोकोकस डेवलप्ड रेजिस्टेंस फॉर पेनिसिलिन्स वेरी क्विकली, जिसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था, वो कौन सा था, वो एमआरएसए, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस। तो प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट जनरेशन भले ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकता है, इट इज नॉट एबल टू इनहिबिट स्टफाइलोकोकस ऑरियस। और स्टफाइलोकोकस ऑरियस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, काफी डिफिकल्ट होते हैं वो इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए। तो मोटो ये था कि स्टफाइलोकोकस वाले जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करते आना चाहिए। तो मतलब ये जो क्लास है आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाला, ये बनाया ही गया है किसके लिए, स्टफाइलोकोकस के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। तो इस पूरे कैटेगरी का यूज बहुत स्पेसिफिक है, ये सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं, दे आर ओनली यूज फॉर स्टफाइलोकोकल इन्फेक्शंस। तो पूरे क्लास का ये यूज आपको दिमाग में रखना है, the whole class will be, yes, it is anti-staphylococcal, so we will mention it here। so याद रखो, staphylococcus is a gram positive bacteria but it is still not inhibited by penicillin G or the parent generation penicillins, right, fine। तो इस कैटेगरी का यूज ही है स्टफाइलोकोकल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट, राइट। अभी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स जो है वो स्टफाइलोकोकल इन्फेक्शंस के काम आते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल स्ट्रेन है आपका
मरसा जिसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मरसा और MRSA, इसको वो ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि स्टफाइलोकोकस के बाकी जो स्ट्रेन है वो ट्रीट हो जाते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाले एंटीबायोटिक से, बट दिस कैटेगरी स्टिल नॉट एबल टू ट्रीट द मरसा, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत नोटोरियस है, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है। तो ये जो मरसा है इट इज स्टिल नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगी, राइट। तो ये याद रखो, एक्सेप्शन कौन सा है, methicillin resistant staphylococcus aureus will still not be treated by penicillinase resistant penicillins, right। और क्योंकि ये वाले जो पेनिसिलिन है ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाए गए हैं, स्टफाइलोकोकल पेनिसिलिनेस के लिए ही बनाए गए हैं, ओके। एंड स्टफाइलोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये वाले जो ड्रग्स है दे आर नॉट एक्टिव ऑन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, राइट। मतलब ये वाला जो कैटेगरी है इट विल नॉट बी रेजिस्टेंट टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी बीटा लैक्टमेज बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीटा लैक्टमेज सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही बना सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन ऑल्सो मेक बीटा लैक्टमेज, बट ये जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाले हैं दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। मतलब ये क्लास के प्लस और माइनस पॉइंट्स हम दोनों के दोनों अभी के अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है, मतलब एक इसके पेरेंट जनरेशन के ऊपर का प्लस पॉइंट ये है कि ये स्टफाइलोकोकल पेनिसिलिनेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो वो स्टफाइलोकोकल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं। माइनस पॉइंट ये है इट कैन नॉट ट्रीट MRSA एंड ऑल्सो इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टोमेजेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट, ओके। तो ये हो गए इस पर्टिकुलर कैटेगरी की समरी। अभी हमें ये देखना है कि साइड चेन में एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, ओके। तो अभी होता क्या है कि साइड चेन में अब देखो ये अमाइनो ग्रुप है, दिस इज NH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, राइट। तो होता क्या है कि कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसे हम डिनोट करते हैं एज अल्फा कार्बन, राइट। तो अभी अल्फा कार्बन पे आपने एग्जैक्टली क्या अटैचमेंट लगाया है उसके अकॉर्डिंगली हम इस कैटेगरी के ड्रग्स को दो मेजर कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं, ओके। अल्फा वाले कार्बन पे, अल्फा कार्बन मतलब कौन सा आपको समझ में आया, ये जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बाजू वाला जो है वो रहेगा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है उसके ऊपर से देयर आर टू सब कैटेगरीज इन दिस क्लास। एक है अगर आपने एरोमेटिक रिंग लगाया तो वो वाले ड्रग्स अलग हो गए, और अगर आपने हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगाया तो आपको अलग वाला कैटेगरी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक रिंग वाले ड्रग्स में क्या रहने वाला है। अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चरल स्केलेटन। ये हो गया हमारा बीटा लैक्टम रिंग, ये हो गया थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है NH, देन C डबल बॉन्ड O, ओके। और अभी यहाँ पे अल्फा वाला जो कार्बन है दैट विल बी, अगर आपने वहां पे एरोमेटिक रिंग लगाया तो ये वाला कैटेगरी जो है वो हम एरोमेटिक रिंग वाला कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द अल्फा कार्बन, राइट। इस कैटेगरी में देर आर टू ड्रग्स। इस कैटेगरी का पहला ड्रग है मिथिसिलिन, और देर इज वन मोर ड्रग इन दिस कैटेगरी नैफसिलिन। जो हम बार बार बोल रहे थे ना मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस, तो वो बेसिकली मिथिसिलिन मतलब क्या है, इट इज अ पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, राइट। अभी ये हो गया एरोमेटिक रिंग अगर रहती है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल स्केलेटन ऐसा रहेगा। अभी हमने ड्रग्स नहीं देखे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चरल स्केलेटन है, राइट। ठीक है।
एक काम करते हो, आई एम जस्ट गोइंग टू, मुझे यहाँ पे रिंग ड्रॉ नहीं करनी थी, आई विल जस्ट मेंशन एरोमेटिक रिंग हियर, मीनिंग कि जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग ही रहेगी, दूसरी भी कोई एरोमेटिक रिंग यहाँ पे रह सकती है। फाइन, ओके। अभी हेटेरोसाइक्लिक रिंग मतलब क्या होगा, एरोमेटिक रिंग की जगह पे कोई हेटेरो एटम कंटेनिंग रिंग हम वहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको नाम बता रही हूँ कौन सी रिंग हम यहाँ पे लगाते हैं। सो यहाँ पे लगाते हैं आइसोऑक्साजोल रिंग। फाइव मेंबर रिंग विद वन ऑक्सीजन एंड वन, yes, very good, so you can draw the ring, very good. Let's draw the structure. आइसोऑक्साजोल मतलब उसमें ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन है, अजा मतलब नाइट्रोजन है, ओल मतलब इट इज फाइव मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आइसो है इसीलिए सेकंड पोजीशन पे ही नाइट्रोजन रहेगा। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहता है आइसोऑक्साजोल रिंग का, ठीक है। इसे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबरिंग विल बी स्टार्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आइसोऑक्साजोल रिंग रहता है ये हम अटैच करते हैं, कहाँ पे अटैच करेंगे, जैसे यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हमने एरोमेटिक रिंग लगाया, उसी की जगह पे हम अल्फा पोजीशन पे कौन सा रिंग लगाएंगे, आइसोऑक्साजोल रिंग लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आइसोऑक्साजोल रिंग को आप कहाँ से अटैच करोगे, मतलब ये रिंग का कौन सा वाला एटम अटैच रहने वाला है इसके साथ में, ठीक है। तो आइसोऑक्साजोल रिंग का जो फोर वाला जो कार्बन रहता है दैट इज अटैच टू द रिंग, ठीक है। बाद में हम अभी इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, सो इसमें हम मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो हमने लगाई है वो कौन सी लगाई है, फोर आइसोऑक्साजोल रिंग, मीनिंग कि आइसोऑक्साजोल रिंग का फोर्थ पोजीशन का जो एटम है वो अटैच हुआ है, राइट। अभी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें प्रेजेंट रहती है उनके देयर आर फोर डिफरेंट ड्रग्स, ठीक है, जिसमें यही वाला स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन रहता है। उसमें से एक एग्जांपल है ऑक्सासिलिन, देन देयर इज वन एग्जांपल फ्लोक्सासिलिन, देन डाइक्लोक्सासिलिन, एंड लास्टली फ्लूक्लोक्सासिलिन। ओके, तो ऐसे चार ड्रग्स इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। मतलब अगर हम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाले पेनिसिलिन का कैटेगरी देखें तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम उसको दो कैटेगरीज में सब डिवाइड कर रहे हैं। एरोमेटिक रिंग जिनमें प्रेजेंट है वो कौन से वाले हैं, मिथिसिलिन एंड नैफ्सिलिन, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें प्रेजेंट है वो ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। फाइन, चलो अभी हमें ये सारे ड्रग्स का डिस्कशन करना है। सबसे पहले गिव द हेडिंग ऑफ मिथिसिलिन, मिथिसिलिन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चलो तो अगेन बेसिक स्केलेटन ड्रॉ कीजिए बीटा लैक्टम रिंग का। ये हमने NHC डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसको क्या लगाना है, इन केस ऑफ मिथिसिलिन यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच होती है, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। राइट, ओके।
अभी इतना ही नहीं, यहाँ पे मिथिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर और कुछ अटैचमेंट्स होते हैं ऑर्थो पोजिशन पे। डू यू नो व्हाट इज ऑर्थो पोजिशन? मतलब कौन सा वाला, यहाँ पे मुझे बताइए, विच वन विल बी द ऑर्थो पोजिशन? ये वाला और ये वाला अटैचमेंट जहां से होती है उसके एडजेसेंट वाले जो लोकेशंस होते हैं दे आर ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे होता है, दोनों भी ऑर्थो पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। Yes. So on both ortho positions we have two methoxy groups. अभी देखो हमारा पर्पस ये है कि द ड्रग शुड बी रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज, राइट। मतलब आपको वहां पे थोड़ा सा बल्कि मतलब बड़ा सा ग्रुप लगाना था। सिर्फ अगर बेंजीन रिंग लगाते थे तो सफिशिएंट नहीं होता था, इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे ऑर्थो पोजिशन पे मिथॉक्सी मिथॉक्सी वाला ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये इसको सफिशिएंटली स्टेरिक हिंड्रेंस देता है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टमेज उतना आसानी से बीटा लैक्टम रिंग तक अप्रोच नहीं कर पाता। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूएंट्स, देखो ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों लगाए हैं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो है उसके ऊपर का सब्सटीट्यूशन बीटा लैक्टम रिंग के पास में आएगा। अभी हम स्ट्रक्चर 2D में देख रहे हैं तो हमें दूर दिख रहा है, लेकिन जब आप 3D में स्ट्रक्चर देखते हो तो ये जो सब्सटीट्यूएंट्स है ये बीटा लैक्टम रिंग के करीब आते हैं, जिसकी वजह से बीटा लैक्टमेज डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाता है टू द बीटा लैक्टम रिंग, राइट। तो इसीलिए ये वाले जो कैटेगरी है इसमें सब्सटीट्यूशन कौन से पोजीशन पे चाहिए, you need ortho substituents, remember this। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूएंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। और ऑर्थो सब्सटीट्यूशंस की वजह से ही क्या हुआ है, देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज। अब ये हो गए स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात। अभी हमें देखना है कि मिथिसिलिन के भी फीचर्स क्या क्या है, राइट। सो अगर आपको पेनिसिलिन के केस में क्या होता है, अगर आपको एक चीज मिलती है तो एक चीज छूटती है, ठीक है। यू गॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस बट एट द सेम टाइम दिस ड्रग इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट। मतलब बीटा लैक्टमेज के लिए तो मिल गया आपको रेजिस्टेंस, लेकिन एसिड के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। अगर एसिड के लिए रेजिस्टेंट नहीं है तो आप मतलब आपको इसको कौन से रूट से एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, आपको इसे एडमिनिस्टर करना पड़ेगा बाय पैरेंटेरल रूट। तो इसका प्रॉब्लम वही रहता है कि मिथिसिलिन हैज टू बी एडमिनिस्टर बाय द पैरेंटेरल रूट, राइट। अभी मिथिसिलिन की एक खास बात ये है, सी हमने मिथिसिलिन का नाम बार बार पढ़ा इन केस ऑफ मर्सा, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस और यस। तो उसके अभी मिथिसिलिन रेजिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मिथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंट टू अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। तो उसको नाम मिथिसिलिन रेजिस्टेंट क्यों पड़ा, वो इसीलिए क्योंकि मिथिसिलिन की एक खास प्रॉपर्टी है, इट इज इंड्यूसर ऑफ पेनिसिलिनेज प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है ये टर्म का मतलब समझो कि देखो हमने एक चीज पढ़ी थी इन कीमोथेरेपी कि बैक्टीरिया जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते तो अपने आप डेवलप नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक, अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता है, राइट। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जिसको क्या बोलते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, ओके। ये जो मिथिसिलिन है इट इसका इसके साथ में एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है मिथिसिलिन। अगर आप इफ मिथिसिलिन इज प्रेजेंट, ओके, तो मिथिसिलिन की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिनेज। मतलब मिथिसिलिन की वजह से ही क्या होगा, जो बैक्टीरिया पहले पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस नहीं करते थे वो क्या करने लगेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिनेज। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मिथिसिलिन देने के बाद में जो बैक्टीरिया प्रीवियसली रेजिस्टेंट नहीं थे उन्होंने क्या करना चालू किया, बिकॉज ऑफ मिथिसिलिन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग
पेनिसिलिनेज, मतलब फिर वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मिथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? मतलब पहले रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, मिथिसिलिन रिस्पॉन्सिबल था। इसीलिए फिर उस स्टफाइलोकोकस को नाम ही उन्होंने दिया मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस। गॉट इट? फिर उसके बाद में मिथिसिलिन के साथ में बाकी भी एंटीबायोटिक्स के लिए वो स्ट्रेन क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, लेकिन उसका नाम वही रह गया, मिथिसिलिनेज रेजिस्टेंट, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट। गॉट इट? तो मिथिसिलिन क्या है, इट इज इंड्यूसर ऑफ द पेनिसिलिनेज प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब इसके वजह से, इसके प्रेजेंस में बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो फिर आप सोचोगे, अभी लॉजिकली सोचो कि मिथिसिलिन की वजह से बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज बना रहा है, मतलब आप ये सोचोगे कि फिर ये जो मर्सा है, मिथिसिलिनेज रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस, इसने तो खुद ही पेनिसिलिनेज बनाना चाहिए ना, मतलब इसका मोड ऑफ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज, राइट? और अगर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज इसका मोड ऑफ मेन मोड ऑफ रेजिस्टेंस अगर रहता था, तो इसके ऊपर ये एक्ट करने चाहिए थे। समझ में आ रहा है आपको कि हमारा लॉजिक क्या बोल रहा है कि मिथिसिलिन इज इंड्यूसर ऑफ पेनिसिलिनेज, मतलब जो हमारे ये जो एस और एस है, जिसको हम मिथिसिलिनेज रेजिस्टेंट बोल रहे हैं, ये जो एस और एस है, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस पेनिसिलिनेज। समझ में आ रहा है आपको? जस्ट फॉलो विथ मी, एस और एस इज प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिनेज, राइट? अभी हम जो एंटीबायोटिक जो हमने बनाए हैं, दे आर द पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक। स्पेसिफिकली कौन सा, स्टफाइलोकोकल वाला ही, मतलब ये जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाले एंटीबायोटिक थे, दे शुड बी एबल टू एक्ट ऑन दिस, राइट? लेकिन फिर भी वो एक्ट नहीं कर पा रहे। हमने शुरुआत में ही क्या लिखा, हु इज एक्सेप्शन, मर्सा इज एक्सेप्शन। तो अभी समझो कि एक्सेप्शन क्यों है, राइट? तो बेसिकली ये जो पेनिसिलिनेज सॉरी स्टफाइलोकोकस जो है, यस, ये जो स्टफाइलोकोकस और ये से ये पेनिसिलिनेज बनाता है, ठीक है? तो टेक्निकली इस कैटेगरी के ड्रग्स ने इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए था, और शुरुआत में करते भी थे, ओके? जब मिथिसिलिन पहली बार आया था, तो उस टाइम पे मिथिसिलिन वाज एबल टू इनहिबिट स्टफाइलोकोकस ऑरियस, क्योंकि वो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो स्टफाइलोकोकस ऑरियस है, ये ज्यादा होशियार निकला, इसने दूसरा मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लिया रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। इसने क्या कर दिया, पेनिसिलिनेज तो ये बनाता ही है, उसके साथ में इट ऑल्टर्ड इट्स पेनिसिलिनेज बाइंडिंग प्रोटीन। तो मर्सा ने क्या किया, पेनिसिलिनेज तो बनाता ही था वो, लेकिन मिथिसिलिन उसको फिर भी किल कर सकता था, राइट? तो उसके बाद में उसने कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, मर्सा का मेन जो मोड ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज नॉट पेनिसिलिनेज एनीमोर। इसने क्या किया, इसने अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ही ऑल्टर कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इट डज नॉट बाइंड विद एनी ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। किसी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ में ये बाइंड ही नहीं करता, तो कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं करते, राइट? तो ये जो है मिथिसिलिन के वजह से अल्टीमेटली देयर वाज इमर्जेंस ऑफ मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि इट इज इनसेंसिटिव टू ऑल पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मतलब जितने इस कैटेगरी में जितने ड्रग्स के नाम हमने लिखे यहाँ पे, ये वाले, उसके बाद में ये वाले, इन सब के अगेंस्ट वो क्या है, रेजिस्टेंट है, मतलब उस ये सारे ड्रग्स उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? और रीजन क्या है, मर्सा हैज अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, राइट? तो फिर मर्सा को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मर्सा को अगर ट्रीट करना है तो उसके लिए वी हैव टू ऑप्शंस। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, देयर इज एन एंटीबायोटिक कॉल्ड एज लिनेजोलाइड, ओके, या फिर वैंकोमाइसिन। तो ये जो दो ड्रग्स है, ये जनरली यूज किए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा। क्लियर? फाइन। तो अभी हमने मिथिसिलिन के बारे में देख लिया, फिर इसके बाद में इसी कैटेगरी का दूसरा कौन था, नैफसिलिन,
ठीक है, तो नैप्थिलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी आप मुझे सीधा बता दो, नाम पढ़ के आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? मतलब एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। इफ यू रीड द नेम इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, नैप्थेलिन रिंग प्रेजेंट रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग इट कंटेन्स नैप्थेलिन रिंग। ठीक है, सो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आई होप कि अभी आपको बेसिक स्केलेटन याद हो गया होगा पेनिसिलिन का। तो अभी इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग हमें यहाँ पे लगानी है नैप्थेलिन। राइट, तो नैप्थेलिन हो गया। अभी इसको जैसे देखो, मिथिसिलिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या लगाया था, मिथॉक्सी मिथॉक्सी ग्रुप लगाए थे ऑर्थो पोजीशन में। तो यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन में होता है एक अटैचमेंट, सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक ही साइड में हमने अटैचमेंट लगाया है। यहाँ पे इस साइड में देयर इज नॉट मिथॉक्सी, इथॉक्सी वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्सिलिन। देन मिथिसिलिन और नैप्सिलिन की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे मिथिसिलिन इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट, सिमिलरली नैप्सिलिन इज ऑल्सो नॉट एसिड रेजिस्टेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से इसे भी हमें कौन से वाले रूट से देना पड़ेगा, पैरेंटेरल वाले रूट से देना पड़ेगा। इट हैज टू बी गिवन बाय पैरेंटेरल रूट। ओके फाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमने अभी ये जो पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से, उसमें से एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग पेनिसिलिन को डिस्कस किया। अब हमें डिस्कस करना है हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग पेनिसिलिन को, जिसमें कौन सी हेटेरोसाइकल प्रेजेंट है, आइसोऑक्साजोल रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके ये जो 4 ड्रग्स है इस कैटेगरी के, इनको हम एकदम कंपैरेटिवली इनका पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। फाइन, सो सबसे पहले आई विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सासिलिन। ओके, बेसिक पेनिसिलिन का स्केलेटन बना लेते हैं। यस, तो अभी यहाँ पे कौन सा रिंग लगा हुआ है, आइसोऑक्साजोल रिंग। और आइसोऑक्साजोल रिंग कौन से पोजीशन पे अटैच होता है, 4th पोजीशन पे अटैच होता है। ठीक है, सो आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ जाएगा देख के कैसे ड्रॉ करना है। तो आइसोऑक्साजोल को हम थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशन में। देखो, ये हमने लगा दिया एग्जैक्टली 4 वाले पोजीशन को अटैच कर दिया, 1 2 3 एंड 4। राइट, ड्रॉ कर लिया आपने स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पेनिसिलिनेज के लिए रेजिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप चाहिए, तो सिर्फ इतनी रिंग काम नहीं करेगी, उसके साथ में इस रिंग के ऊपर भी आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिंग के 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके,
तो उसके लिए पहले हम रिंग का नंबरिंग कर देंगे। ये जो आइसोऑक्सेजोल रिंग है इसका नंबरिंग हम करते हैं ऑक्सीजन से 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया इसका नंबरिंग। ओके, अब हम इस पे क्या अटैच करेंगे, 3 पोजीशन पे सभी स्ट्रक्चर्स में, नॉट जस्ट अबाउट ऑक्सासिलिन, सभी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे होती है फिनिल रिंग। सो विच सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट, फिनिल वाला सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। और 5 पोजीशन पे सभी के सभी स्ट्रक्चर में होता है मिथिल ग्रुप। ओके, तो ये हो गया ऑक्सासिलिन का स्ट्रक्चर, राइट। अभी इसी के जैसा क्लोक्सासिलिन का जो स्ट्रक्चर है इट इज सेम एज ऑक्सासिलिन। अभी अगेन नाम से आपको समझ में आएगा कि क्लोक्सासिलिन में एडिशनल क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। क्वेश्चन है कहाँ पे। ओके, तो क्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूशन जो रहता है दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस फिनाइल रिंग ऑन द थर्ड पोजीशन। इस फिनाइल रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे एक अगर आप क्लोरीन लगा दोगे तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोक्सासिलिन। मतलब पूरा स्ट्रक्चर पहले ऑक्सासिलिन जैसा बना लो। ये 5 पोजीशन पे मिथिल, 3 पोजीशन पे फिनिल, और इस फिनिल पे ही हमने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो आपका बन गया क्लोक्सासिलिन। अगेन आई विल डू द नंबरिंग, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो हम बेसिकली अभी आगे के जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर है, वो तो हम ड्रॉ करेंगे। इसको अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को अगर समराइज करना है तो मैं क्या बता सकती हूँ कि ये जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ रहा है। अभी और एक डिफरेंस आप देखो यहाँ पे, मिथिसिलिन यानी कि जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट थी, ठीक है, उसमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमने कौन से वाले सब्स्टिट्यूशन लगाए, मिथॉक्सी या फिर इथॉक्सी। बहुत ज्यादा बड़ा वाला सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं लगा। ओके, लेकिन जहां पे एरोमेटिक रिंग के जगह पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो उस रिंग के ऊपर हमें देखो बड़े बड़े सब्स्टिट्यूशन लगाने पड़ रहे हैं। तो इन केस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग अगर आप यहाँ पे एरोमेटिक रिंग की जगह पे अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा रहे हो तो आपको उसके ऊपर बल्कियर सब्स्टिट्यूशंस लगाने पड़ते हैं ताकि आपको पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाली एक्टिविटी मिले। ओके, तो दैट इज द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और उसके लिए ही क्या किया जाता है, थर्ड पोजीशन पे आप फिनिल सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, फिफ्थ पोजीशन पे आप मिथिल सब्स्टिट्यूशन लगाते हो। मतलब देखो दोनों भी साइड से आपने क्या कर दिया, बीटा लैक्टम रिंग को पैक कर दिया है। ओके फाइन, सो वी विल नोट डाउन दिस पॉइंट। bulkier substituents are required to produce beta lactamase resistance in heterocyclic derivative.
ठीक है, तो ये बल्कियर सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन से वाले हैं, ये दो लगाए हैं बेसिकली आपने, 3 पोजीशन वाला फिनिल, 3 फिनिल एंड 5 मिथिल। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव देखते हैं, ये सब डेरिवेटिव्स आर वेरी सिमिलर एंड नाम से समझ में आ जाता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट वाला पढ़ो, डाइक्लोक्सासिलिन। डाइक्लोक्सासिलिन मतलब क्या होगा, 2 क्लोरीन। अब बताओ दूसरा क्लोरीन कहाँ पे लगाओगे, दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आपको इधर के साइड में प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज वाई यहाँ पे आप ऑर्थो पोजीशन पे ही लगाओगे। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्लोक्सासिलिन जैसा ही, सिर्फ एक एडिशनल क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे आपको अटैच करना है। फाइन, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे दोनों भी ऑर्थो पोजीशन पे 2 क्लोरीन्स लगा दिए, सो दिस बिकम्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोक्सासिलिन। फाइन, ओके। अभी नेक्स्ट डेरिवेटिव का नाम पढ़िए, फ्लूक्लोक्सासिलिन। मतलब इसमें क्या होगा, एक फ्लूरीन और एक क्लोरीन, कहाँ कहाँ पे, एग्जैक्टली exactly. एक ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन रहेगा, दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे फ्लूरीन रहेगा। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। सो 1 क्लोरीन एंड 1 फ्लूरीन, ये हो गया हमारा फ्लूक्लोक्सासिलिन का स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे हमने देखा कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसके ऊपर बल्कि वाला सब्स्टिट्यूशन हमने लगाया, जैसे कि हमने फिनिल रिंग लगाई है। ओके, उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस। ओके, उसके साथ में हमने यहाँ पे एक और एडिशनल प्रॉपर्टी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन्स और फ्लूरीन्स। ओके, क्लोरीन और फ्लूरीन हमने कहाँ पे लगाए हैं, ये जो फिनिल रिंग है, मतलब सब्स्टिट्यूशन के सब्स्टिट्यूएंट में हमने लगाई हुई है, फिनिल रिंग के ऊपर हमने लगाए हैं क्लोरीन फ्लूरीन, दे आर हैलोजेंस। ओके, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो ये जो फिनिल रिंग है, इसके ऊपर हम ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैलोजन ग्रुप्स लगा रहे हैं, इसके वजह से इन स्ट्रक्चर्स को मिलता है एसिड रेजिस्टेंस। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या मिल रही है, यू आर गेटिंग एसिड रेजिस्टेंस ऑल्सो, बट एसिड रेजिस्टेंस इज ड्यू टू दिस electronegative substitutions on the phenyl ring. Okay, so we will note down this point also. This is also another point in the structure activity relationship. तो ये जो substitutions है,
negative substitutions on the 3-phenyl ring. इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? They give acid resistance. राइट? तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब ऑक्सासिलिन में नहीं है, लेकिन क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ये सारे कैसे हो गए? दे आर ऑल एसिड रेजिस्टेंट, बिकॉज देखो सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि एरोमेटिक रिंग वालों में कहीं हमने ऐसा क्लोरीन फ्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूशन देखा क्या? नहीं। इसीलिए मिथिसिलिन इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट, नैप्सिलिन इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट, बट ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले जो है वो सारे के सारे क्या है? दे आर एसिड रेजिस्टेंट। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैं यहीं पे नोट डाउन करूंगी जहां पे हमने क्लासिफाई किया था एरोमेटिक रिंग वाले जो है सारे के सारे दे आर एसिड रेजिस्टेंट है या नहीं है? दे आर नॉट एसिड रेजिस्टेंट। जिसकी वजह से हमें उनको कौन से रूट से देना पड़ता है? पैरेंटेरल रूट से। ठीक है, लेकिन ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले जो थे, तो जिनमें जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूशन है वो सारे क्या हो जाएंगे? दे विल बी एसिड रेजिस्टेंट। मतलब आप उनको कौन से रूट से दे सकते हो? ओरल रूट से दे सकते हैं, राइट? सो दैट इज द बेनिफिट बिटवीन द, that is benefit associated with the heterocyclic ring derivatives. ओके, फाइन। तो ये जो पॉइंट है ये हम हमारे क्लासिफिकेशन में ऐड कर देंगे। ओके, इट्स वेरी, यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली जो कि डिफरेंशिएट करते हैं सभी पेनिसिलिन्स में। ग्राम पॉजिटिव को इनिबिट करते हैं या ग्राम निगेटिव को, ये एक, या फिर दोनों को, ये एक पॉइंट हो गया, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। दूसरा ये हो गया वेदर दे आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेज, और तीसरा ये है वेदर दे आर एसिड रेजिस्टेंट और नॉट। पहला वाला जो कैटेगरी है उसमें तीनों भी खामियां है कि वो नैरो स्पेक्ट्रम भी है, बीटा लैक्टामेज के लिए भी रेजिस्टेंट है, और एसिड के लिए भी, सॉरी, बीटा लैक्टामेज के लिए ससेप्टिबल है, एसिड के लिए भी ससेप्टिबल है। ये जो सेकेंड कैटेगरी है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। ओके, व्हाट अबाउट एसिड रेजिस्टेंस? एग्जैक्टली, वेरी गुड। एरोमेटिक वाला जो कैटेगरी है वो कैसा है? दिस इज एसिड, नॉट एसिड रेजिस्टेंट, बट हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले दे आर एसिड रेजिस्टेंट। तो हम यही पे नोट डाउन करके रखेंगे ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये वाली चीज तब याद आनी चाहिए। ठीक है, सो एरोमेटिक रिंग वाले जो है दे आर नॉट एसिड रेजिस्टेंट, बट जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले हैं वो एसिड रेजिस्टेंट है। ओके, ये वाली चीज बहुत काम आती है जब आप बाद में रिवाइज करते हो, क्योंकि इट गेट्स कंफ्यूजिंग व्हेन वी गो ऑन एंड ऑन। कोई पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है तो कोई एसिड रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब वो जो मिक्स एंड मैच है वो आपको थोड़ा सा बाद में याद रखने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। फाइन, जैसे ये जो कैटेगरी है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है बट नॉट एसिड रेजिस्टेंट, हेटेरोसाइक्लिक वाले पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एज वेल एज एसिड रेजिस्टेंट। फाइन, तो अभी हमारा क्या हो गया, इनके बारे में डिस्कशन हो गया। ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले जो डेरिवेटिव्स है इसमें से कुछ कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, दे आर नॉट मार्केटेड इन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया में मार्केटेड नहीं होते हैं वो है ऑक्सासिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन, बोथ ऑफ देम आर नॉट मार्केटेड इन इंडिया।
Similarly, this is also not marketed in India. राइट, ओके। तो अभी इसके बाद में हु इज द नेक्स्ट कैटेगरी? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक है, तो इनका डिटेल्ड में डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रो दे देती हूँ कि ये क्या होते हैं, राइट। तो अगेन नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मतलब ये जो दोनों भी कैटेगरीज थे पहले वाले, पेरेंट जनरेशन एज वेल एज पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट, नैरो स्पेक्ट्रम है। पेरेंट जनरेशन ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट भी ग्राम पॉजिटिव के लिए है, उसमें भी जरा स्पेसिफिक है इनका कि वो सिर्फ स्टफाइलोकोकल इन्फेक्शंस के लिए ही यूज होते हैं। फिर स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए कि वी नीड सम एंटीबायोटिक्स दैट कैन इनहिबिट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आल्सो, ओके। तो उसके लिए हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले बनाए। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले जो पेनिसिलिन है, दे आर एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव यस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन अब हमने मतलब हमें ये वाला तो मिल गया, स्पेक्ट्रम एक्सटेंड तो हो गया, लेकिन उसके साथ में एक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, दैट इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस जो है वो लूज हो जाता है। अभी 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 हमने देखा था कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस के लिए यूनिट बल्कि सब्स्टिट्यूशंस, राइट। ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशंस जो हम लगाते हैं वो छोटे रहते हैं, वहां पे बल्कि नहीं रहते, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, राइट। तो दूसरा इसका मतलब डाउन साइड क्या हो गया? दे आर नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। ठीक है, बट अपसाइड ये है दैट ऑल ऑफ देम आर एसिड रेजिस्टेंट। मतलब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले के प्लस पॉइंट क्या क्या है? एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एसिड रेजिस्टेंट ऑल्सो, मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है, बट दे आर नॉट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो अभी अभी नाउअडेज हम अभी के टाइम पे क्लिनिकली पेरेंट जनरेशन या फिर ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वालों को ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रम बहुत नैरो है। इवन डे टू डे क्लिनिकल यूज में ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है ये ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले अगर आपको यूज करने हैं तो आपको एक ही प्रॉब्लम ओवरकम करना पड़ेगा कि वो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट नहीं है। तो क्या किया जाता है फिर इसके साथ में, हम बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स जो है वो इसके साथ में एडमिनिस्टर करते हैं। मतलब आपको दोनों भी एक्टिव, मतलब एक ही ड्रग में अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो दूसरा ड्रग उसके साथ में डाल दो जो कि बीटा लैक्टामेज को क्या कर सकता है? इनहिबिट कर सकता है, राइट। तो ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले पेनिसिलिन से, इसमें भी मॉडिफिकेशन एक ही जगह पे हम करते हैं, साइड चेन में। ठीक है, साइड चेन में अगर अमाइनो वाला ग्रुप आपने लगाया तो आपको कैटेगरी मिलता है अमाइनो पेनिसिलिन का, जिसमें 3 ड्रग्स आते हैं, मेनली 2 है, एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। इनके नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। इवन डॉक्टर कभी कभी हमें अमोक्सिसिलिन जो है इट इज वेरी कॉमनली अभी नाउअडेज बहुत क्लिनिकली यूज किया जाता है, फाइन। देन अगर आपने साइड चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब कौन सा? COOH ग्रुप, तो फिर वो बन जाते हैं कार्बोक्सी पेनिसिलिन, जिसमें आते हैं कार्बिनिसिलिन एंड टिकारसिलिन। ठीक है, एंड लास्टली यूरिडोपेनिसिलिन, मतलब साइड चेन में अगर आपने साइक्लिक यूरिया अगर इनकॉर्पोरेट किया तो बनते हैं यूरिडोपेनिसिलिन, जिसमें आते हैं पिप्रासिलिन एंड मेजलोसिलिन। ठीक है, अभी इसमें से ये जो लास्ट 2 कैटेगरीज है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूरिडोपेनिसिलिन, these two classes have very important activity. They are anti pseudomonal penicillins.
जिस तरह से हमने एंटी स्टफाइलोकोकल वाले पेनिसिलिन्स बनाए, ओके, वैसे ही स्टफाइलोकोकस इज अ नोटोरियस बैक्टीरिया which is responsible for many difficult to treat infections, hospital acquired infections. इसके जैसा ही ये दूसरा है, सुडोमोनास ओरोजिनोसा. ओनली डिफरेंस इज दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, तो ग्राम नेगेटिव है तो इसको ये पहले वाले दो क्लासेस तो उसको इनहिबिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट टू कैटेगरीज आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो सेकेंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट करते हैं. ये हमने ये जो बोला है ग्राम नेगेटिव प्लस ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकता है, बट फर्स्ट वाले जो कैटेगरी है वो बिल्कुल भी किसी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते थे. एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले दे कैन इनहिबिट सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉट ऑल. फाइन. तो जिसमें से अमाइनो पेनिसिलिन्स तो सुडोमोनास को ट्रीट नहीं कर सकते. अमाइनो पेनिसिलिन्स कैन इनहिबिट सम ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लमेटिक वाला है सुडोमोनास ओरोजिनोसा, ठीक है, इसको अमाइनो पेनिसिलिन्स दे वर नॉट एबल टू ट्रीट. तो स्पेसिफिकली सुडोमोनास के अगेंस्ट एक्टिव वाले जो बनाए गए दे वर कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स एंड यूरिडोपेनिसिलिन्स. ठीक है, तो ये आपको कैटेगरी याद रखना है. जैसे दिस कैटेगरी इज एंटी स्टफाइलोकोकल, वैसे ही एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में से कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स एंड यूरिडोपेनिसिलिन्स आर एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट जो छोटा सा पार्ट बचा है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स का, दैट वी विल कंप्लीट टुमारो.